ये माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनका एग्जाम मार्च में है वो भी इसको पढ़ सकते हैं, उससे उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आसान थोड़ा बड़ा मैं कर देता हूँ। आई होप सबको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है तो अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिए, मिनिमम 360 कर लिए तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा। पहले एक क्वेश्चन को लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है चैप्टर 6 से है। क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द फुल स्क्रीन? तो गूगल क्रोम में अगर या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में अगर आपको फुल स्क्रीन करना है वेबसाइट को या फिर विंडो को, तो उसके लिए ये F11 जो है रिजर्व की है, उसकी मदद से आप उसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फुल स्क्रीन मोड है, हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट एज है। इसी तरह से आप गूगल क्रोम में भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं आसानी से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का एज है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जूम है। सॉरी, फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। माँ की आँख, गूगल क्रोम खोलना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा हमारा फुल स्क्रीन मोड। हाँ फिर आएगी भाई। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे F11 लिखा है, यानी कि F11 से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं गूगल क्रोम में। और सेम उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज में भी कर सकते हैं। फायरफॉक्स में दूसरी शॉर्टकट कुंजी है, फायरफॉक्स में ये ट्रिक यूज नहीं करता, ना ही ये शॉर्टकट की। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर द, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है तो इसको अच्छे से ही याद कर लीजिएगा। ई गवर्न जो है राष्ट्रीय गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो ये हमारा हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार आ चुका है। आधार कार्ड 15 संख्याओं का होता है। तो आधार कार्ड जो होता है हमारा 12 नंबर का होता है, लेकिन वर्चुअल आईडी कार्ड जो होता है हमारा, वर्चुअल आधार नंबर, वो 16 नंबर का होता है। तो यहाँ पे ना ही 16 दिया है ना ही 12 दिया है, तो ये आंसर हमारा पूरी तरह से फाल्स होगा। वैसे आधार नंबर अगर लिखा गया है तो वो 12 नंबर का ही होता है। अगर वर्चुअल आईडी आधार का लिखा जाए तब 16 नंबर का होता है। चलिए, मेल सर्च करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? विच ऑप्शन डू यू यूज टू सर्च मेल? ड्राफ्ट, सर्च, मेल बॉक्स, सिंट या फिर नन? तो मेल सर्च करने के लिए हम जो विकल्प का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्च मेल बॉक्स, क्योंकि सारे ईमेल जो होते हैं हमारे मेल बॉक्स के अंदर ही होते हैं। तो हम वहीं पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं सर्च करके, क्योंकि सारे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अरे यार पहले, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मेल सर्च करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो मेल को सर्च करने के लिए हम जो है मेल बॉक्स में सर्च विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे हम सर्च वाला ऑप्शन करेंगे तो वहाँ पर सर्च मेल बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हम उसको मेल बॉक्स में सर्च कर सकते हैं। तो सर्च मेल बॉक्स करते हैं। यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं होगा। ड्राफ्ट का मतलब होता है जब भी आप कोई मैसेज लिखते हैं पर उसे आप किसी को भेजते नहीं हैं और उसे सेव कर देते हैं, तो उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। सिल्ट में हम वो मैसेज होते हैं जो किसी को भेजे गए होते हैं। नन वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगले क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में कौन सा लाइसेंस किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले स्वीकार करना अनिवार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइसेंस इज मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द बिफोर इंस्टॉलिंग एनी? तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी आप खरीदते हैं तो उसके लिए आपको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, मतलब कि टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ता है, जिसको इंड यूजर लाइसेंस बोला जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि कंपनी आपसे कहती है कि आप ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं इसको आप सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे। इसका किसी भी तरीके से कमर्शियल यूज नहीं करेंगे, ना ही इस सॉफ्टवेयर को आप किसी अदर को सेल करेंगे और ना ही इससे आप किसी तरह का भी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है इंड यूजर में। और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ करें। बहुत सारी चीज़ें होती है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले टर्म कंडीशन आता है जिसको आपको एग्री करना होता है, उसके बाद ही नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अपने मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखने के लिए चुना जाएगा? कौन सा विकल्प है लाभ? तो यहाँ पे आपको मासिक खर्चों का अगर आपको रिकॉर्ड रखना है, मतलब कि आपका जो है फाइनेंशियल चीज़ें हैं, और फाइनेंशियल मतलब कि यहाँ पे हमारी जो है मैथमेटिकल
ये कैलकुलेशन संबंधी जो भी सारी चीज़ें होती है वो सब लिब्रा ऑफिस स्केल के अंदर किया जाता है। लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट को राइट किया जाता है, इम्प्रेस के अंदर हमारी स्लाइड बनाई जाती है, काल के अंदर ही सारे कैलकुलेशन संबंधित काम किए जाते हैं। तो ये हमारा काल के इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमने बताया लिब्रे ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम नहीं है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हमारा जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, और हमारा जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था। क्या पालतू जानवर का पासवर्ड रखना चाहिए? तो नहीं, हमें अपने पालतू जानवर का, अपना नाम का, अपने डेट ऑफ बर्थ का, अपने फैमिली मेम्बर का, या फिर अपने बर्थ प्लेस या ऐसी किसी भी चीज़ का पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी आपके दोस्त होंगे वो आसानी से इसको गेस कर लेंगे कि आपने वही पासवर्ड रखा होगा, क्योंकि सबसे पहले लोग इसी का पासवर्ड ही, जिससे अब देखिए इससे क्या होता है, लोग पासवर्ड भूल ना जाए, इसलिए ऐसी चीज़ों का पासवर्ड बनाते हैं जो उनको आसानी से याद रहे, और ये चीज़ आपके आस पड़ोस वाले और आपके दोस्त लोग भी जानते हैं। एच टी टी पी किससे संबंधित है? वाट इज एच टी टी पी रिलेटेड टू? तो एच टी टी पी हमारा एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक हाइपर टेक्स्ट डाटा प्रोटोकॉल होता है, एक एच टी टी पी एस होता है। तो यहाँ पे देखिए एच टी टी पी एस लगा हुआ है। जो जितनी भी हमारी बैंकिंग की वेबसाइटें होती है सब में एच टी टी पी एस लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है कि अब जब भी यहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर कोई भी डाटा इंटर करेंगे तो वेब ब्राउज़र से डाटा जब निकल कर सर्वर तक जाएगा तो बीच में वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड रहेगा, बीच में उसको कोई भी पढ़ नहीं सकता। ये होता है यस का मतलब, सिक्योर उसको बोला जाता है। एम आई एस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म और एम आई एस? तो ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आज के वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन हमने ढूंढ के लाए हुए हैं जो पिछले कई एग्जामों से आ रहे थे। अब ये इसका तो सभी जानते होंगे, बीजीए का पूरा नाम क्या होता है। जैसे कि हमें अपने लैपटॉप से या फिर अपने डेस्कटॉप से मॉनिटर को कनेक्ट करना है तो कई माध्यम होते हैं कनेक्ट करने के लिए, जिसमें मेनली तीन माध्यम होते हैं। एक बीजीए केबल बीजीए होता है, फिर हमारा डीबीए होता है, और एचडीएमआई होता है। तो बीजीए का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ये सबसे पुराना माध्यम है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर या अपनी लैपटॉप का डिस्प्ले अपने टीवी में या फिर बड़े मॉनिटर में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर डेस्कटॉप को हम मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। पुराना माध्यम होता है, इसमें सिर्फ हमारा वीडियो ट्रांसफ़र होता है। 15 पिन का एक कनेक्टर होता है जो नॉर्मली दुकान पे मिल जाता है 50-100 रुपए में। छोटा सी केबल रहती है, उसको आप एक साइड में अपने लैपटॉप में लगाइए, दूसरे साइड में टीवी में कनेक्ट करिए, हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है डीबीए। डीबीए में थोड़ा ऑडियो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद हमारा सबसे जो फेमस है वो है एचडीएमआई। आज के टाइम पे लगभग हर जगह एचडीएमआई का ही इस्तेमाल होता है। उसका रीज़न ये है कि एचडीएमआई की जो केबल होती है वो ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ में ट्रैवल कराती है, जबकि डीबीए और बीजीए जो है सिर्फ वीडियो को ट्रैवल कराती है। और वो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस उसका पूरा नाम होता है एचडीएमआई का। चलिए आज आगे सवाल पे आते हैं। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ फुल फॉर्म द आस्की? तो आस्की जो होती है हमारी, काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आस्की वाला। तो इसका पूरा होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद करिए, हालांकि फुल फॉर्म ट्रिपल सी में लगभग 10 से 15 नंबर के फुल फॉर्म आते हैं। तो अगर आप फुल फॉर्म अच्छी तरह याद करके रखेंगे और क्वेश्चन भी कुछ याद रहेंगे तो आपका ट्रिपल सी आसानी से निकल जाएगा। एसटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए फिर से फुल फॉर्म आ गया हमारा यहाँ पे एक और, तो याद कर लिए, ये भी एकदम नया फुल फॉर्म है एसटीएल वाला। तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज को बोलते हैं एसटीएल का। ये भी एक तरह की लैंग्वेज ही होती है। निफ्ट को मैनेज कौन करता है? हु मैनेज निफ्ट? तो निफ्ट जो होता है, और देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें लिखी हुई है। आरबीआई निफ्ट को मैनेज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निफ्ट को सारा जो है मैनेज करता है, और जबकि आईएमपीएस जो होता है और यूपीआई जो होता है उसको एनपीसीआई मैनेज करता है, क्योंकि वही दोनों चीज़ों को बनाया हुआ है। तो राइट आंसर होगा आरबीआई मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अगले सवाल पे आता हूँ, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। तो एफटीपी एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि इंटरनेट में हमारे तीन तरह के प्रोटोकॉल काम करते हैं। दो को मैं ऊपर आपको बताया था, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ये दोनों प्रोटोकॉल जो होते हैं हमारी छोटी फाइलों, मतलब कि वेब पेजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, वेब पेज के अंदर जो डाटा इंटर होते हैं उनको छोटे अमाउंट के डाटा को ट्रेवल कराने का काम करता है। और ये प्रोटोकॉल जो ऊपर हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस वेब पेज को दिखाने का भी काम करते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करनी होगी, तो फाइल डाउनलोड करने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम एफटीपी प्रोटोकॉल, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हम इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो हमारा एफटीपी है। और ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल नहीं होता, स्टेटफुल प्रोटोकॉल होता है। कल वाले वीडियो में हम आपको बताए थे, जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था एफटीपी किस तरह का प्रोटोकॉल होता है। तो ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब ये होता है, यही एक बार अगर हमारे सर्वर से कनेक्शन हमारा ये बना लेता है तो तब तक इसका कनेक्शन ब्रेक नहीं होता जब तक पूरी फाइल हमारे पास आ नहीं जाती। जब तक फाइल जो होती है, हमारी पुराने वीडियो हमने बताया था, इंटरनेट हमारा पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। तो जब फाइल की हम रिक्वेस्ट करते हैं, फाइल जो है टुकड़ों में टूट टूट कर छोटे छोटे पैकेट में हमारे पास आती है, तो हमारा कनेक्शन एफटीपी से लगातार बना रहता है। जबकि हमारा एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में ऐसा कनेक्शन नहीं बना रहता। उसमें एक बार पूरी फाइल लोड होने के बाद वेब पेज कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करता रहता रियल टाइम में। जबकि एफटीपी में ऐसा रियल टाइम में होता रहता है। जो भी फाइलें हमारे पास आ जाती हैं, हमारा सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर को भेज देता है, सर्वर उसके आगे की फाइलें भेजता रहता है। ठीक है। और कभी आप मान लीजिए कि अब एफटीपी के पास रिज्यूम फैसिलिटी भी होती है। मान लीजिए आपने फाइल को डाउनलोड किया, 1 GB की फाइल आपने 500 MB तक डाउनलोड किया, आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, फिर शाम को आपने दोबारा शुरू किया तो फाइल वहीं से शुरू हो जाएगी। वो क्योंकि आपका सिस्टम जो है उन सारी फाइलों को बता देगा कि हमने यहाँ तक डाउनलोड किया है, हमें इसके आगे का पैकेट चाहिए। समझ गया। और कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी वो शुरू से डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है। पेस्ट स्टेप पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखिए, पेस्ट क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो जिस भी फॉर्मेट में कॉपी हो, जिस भी फॉन्ट में हो, और जिस भी फॉन्ट की साइज हो, बोल्ड, इटैलिक या फिर स्टाइल, कोई भी स्टाइल में हो, सेम उसी चीज़ को कॉपी कर लेता है। और कभी कभी हम जब कॉपी करते हैं, कॉपी में कई सारी चीज़ें एक ही बार में कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि उसमें इमेज भी कॉपी कर लिया हमने और टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया। अब जो पेस्ट स्पेशल हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जो चीज़ें कॉपी की हैं उनमें हम फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर मतलब कि जैसे कि हमने टेक्स्ट और इमेज कॉपी कर लिया है, तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे, देखिए राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। ये हमारा पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है। जैसे कि हमने इसको कॉपी किया, तब देखिए एक्टिवेट हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला बोल रहा है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ओके रहेगा, दूसरे पे मर्ज फॉर्मेटिंग करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट करना है, या फिर हमें सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट करना है। तो ये हमें ऑप्शन देता है कि जो हम चीज़ें कॉपी किए रहते हैं उनमें से हम क्या चीज़ें चाहते हैं। जैसे कि हमने कई चीज़ें कॉपी किया है, तो पेस्ट स्पेशल के माध्यम से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। हालांकि विंडो 10 के अंदर स्पेशल फीचर आ गया है, देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको हम विंडो 10 और विंडो 11 में क्लिपबोर्ड फीचर बोलते हैं। ये पेस्ट स्पेशल की तरह ही काम करता है, हालांकि उससे ज़्यादा एडवांस तरीके से काम करता है वो। और बहुत हेल्पफुल फीचर है, इसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें को एक ही बार में कॉपी कर लिए और ज़रूरत के बाद आप लाइन से पेस्ट करते जाइए। ये क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हमने एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लिया, उसके बाद 4 ऑप्शन भी कॉपी कर लिया, जहाँ पेस्ट करना होगा एक ही बार में। नहीं तो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर उसको पेस्ट करो, क्योंकि नॉर्मली हम जब सेकंड ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं तो पहला वाला डिलीट हो जाता है। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी होती है, एमएस वर्ड से थोड़ा अलग होती है। ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल डी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल डी याद रखिएगा, डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट कुंजी है। और सिंगल अंडरलाइन अगर करना है तो कंट्रोल को दबाना पड़ेगा। वेन वाज द फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्चेड इन द वर्ल्ड। दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ न्यूज़ में बताया जाता है कि पहला स्मार्टफोन जो था मोटोरोला कंपनी ने बनाया हुआ था, पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1992 में। नीचे हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि द फर्स्ट स्मार्टफोन क्रिएटेड बाय IBM वाज इन्वेंटेड इन 1992 एंड द रिलीज द परचेज इन द 1994। इट वाज ए कॉल्ड द सिमॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, SPC उसका पूरा नाम था। 1994 में आया था।
ये देखिए यहाँ पे स्मार्टफोन पूछा जा रहा है, सेल फोन नहीं पूछा जा रहा है, ये स्मार्टफोन पूछा जा रहा है। सेल फोन जो था वो मोटोरोला ने बनाया था, बहुत बड़ा फ़ोन था वो। आधा 1 kg ऐसे कुछ उसका वजन था, बहुत बड़ा सा था, उसमें बड़ा सा एंटीना लगा रहता था। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सीमॉस, सीमॉस का पूरा नाम क्या होता है? तो सीमॉस जो होती है एक छोटी सी बैटरी होती है जो हमारे मदरबोर्ड में लगी रहती है, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो। और उसका काम क्या रहता है कि वो डेट को अपडेट करता रहता है। अगर आप ऐसा ना हो तो जब भी आप सिस्टम को बंद करेंगे तो सिस्टम की सारी पावर चली जाएगी और आपका डेट जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। तो डेट रीसेट ना हो जाए इसलिए हमारे मदरबोर्ड के अंदर एक बैटरी लगा दी जाती है छोटी सी, जो घड़ी वाली बैटरी होती है छोटी सी, वही लगा दी जाती है। उसी को हम बोलते हैं सीमॉस बैटरी, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। और कभी कभी हम अपने मदरबोर्ड में जब पासवर्ड उसे डाल देते हैं, भूल जाते हैं, तो हमें इसी बैटरी को निकाल के सीमॉस को रीसेट करना पड़ता है, तभी हम पासवर्ड डिलीट कर देते हैं, हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोबाइल के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल के अंदर इनबिल्ट बैटरी रहती है। तो अगर उसकी बैटरी को कई दिनों तक आप एकदम बाहर निकाल के छोड़ दीजिए और फिर दोबारा लगाइए तो उसका डेट रीसेट हो जाता है। अगर आप पुराने टाइम के मोबाइल यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा, जब भी हम बैटरी रिप्लेस करते थे, मतलब दोबारा दूसरी बैटरी निकालते थे, तो हमें डेट सेट करनी पड़ती थी। आपको नहीं पता होगा शायद, क्योंकि अब तो बैटरी फ़ोन से निकलती ही नहीं, लेकिन आज से 4-5 साल, क्या अभी 4 साल पहले ही बैटरी निकलती थी फ़ोन से, अब तो नॉन रिमूवेबल आने लगी, पहले निकल जाते थे। हु डेवलप कोबोल, कोबोल किसने डेवलप किया था? तो कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि ऊपर हमने बताया था आपको, और इसको डेवलप किया गया था गैरी ग्रेसी मैरी हॉपर ने इसको डेवलप किया था कोबोल को, और इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है कई बार। चलिए, तो यहाँ पे हम आपका फुल फॉर्म यहाँ पे बगल लिख दे रहे हैं, आप इसको देख के आराम से इसकी भाषा और ये कौन सी लैंग्वेज है इसको आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई ई का पूरा नाम क्या होता है? तो आई एक स्टैंडर्ड होता है जो कई सारी चीज़ों को गाइड करता है कि उनको कैसे काम करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर हमारा बनाया था इंटेल ने, इंटेल 404, बड़ा सा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर। बीटा टेस्ट इज द ट्रायल टेस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑफिस सॉफ्टवेयर बिफोर द कमर्शियल लॉन्च। देखिए, कमर्शियल लॉन्च से पहले बीटा टेस्ट किया जाता है, इसको सॉफ्टवेयर ट्रायल टेस्ट होता है। तो ट्रू है या फिफा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा टू। देखिए, जब भी सॉफ्टवेयर बन जाता है, सॉफ्टवेयर के कई स्टेज होते हैं। जब भी एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है तो इसको पहले डेवलपर टेस्ट किया जाता है। अब डेवलपर टेस्ट जो होता है इन हाउस भी होता है, मतलब कंपनी के अंदर भी डेवलपर लोग टेस्ट करते हैं। उसके बाद उनको बाहर के जो डेवलपर लोग रजिस्टर होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर उसका अल्फ़ा वर्जन निकाला जाता है, फिर उसके बाद आता है बीटा टेस्ट। बीटा टेस्ट में दुनिया के बहुत सारे बीटा टेस्टर, उन्होंने जो भी साइन अप किए रहते हैं उससे, तो वो लोग बीटा टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाता है, और जो भी बीटा टेस्ट के लिए साइन अप किए रहते हैं उनकी एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया जाता है और उसमें अब बीटा लिख कर आता है। और जब सारी चीज़ें पूरी तरह से उनको टेस्ट करने के बाद पता चल जाती सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं, उसके बावजूद क्या होता है, इसका फाइनल रिलीज होता है, मतलब कमर्शियल लॉन्च होती है। जब हमारा एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज होता है, नॉर्मली अक्टूबर या नवंबर में रिलीज होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो जनवरी फरवरी से ही स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एंड्रॉयड 13 अभी मार्केट में चल रहा है, लेकिन एंड्रॉयड 14 पे काम होना शुरू हो चुका है, और आने मार्च तक ये हमारे पहला जो है इसका बीटा 1 शुरू हो जाएगा, स्टार्ट होना, टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और चूँकि ये मई जुलाई तक इसका बीटा टेस्ट होता है, उसके बाद जाके अगस्त में। तो एंड इसी तरह से हर सॉफ्टवेयर का होता है। जैसे व्हाट्सएप का जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, असल में उस वर्जन के आगे के वर्जन की बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो व्हाट्सएप का बीटा टेस्टिंग आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे है, गूगल में चले जाना है, यहाँ पे व्हाट्सएप बीटा आपको सर्च कर लेना है। बीटा आप चाहे तो उनका बीटा वर्जन डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बीटा वर्जन अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर अपडेट नहीं मिलेगा। अगर आप उनके बीटा प्रोग्राम में नहीं जुड़े तो अपडेट नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बिकम ए बीटा टेस्टर। तो ये देखिए व्हाट्सएप अभी इनवाइट कर रहा है हमें बीटा टेस्टर के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे
और अगर ये प्रोग्राम खाली होगा तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, वेलकम टू टेस्टिंग प्रोग्राम, यानी कि हम बीटा टेस्टिंग के प्रोग्राम के अंदर आ गए। अगर इस ईमेल आईडी से अपना गूगल प्ले स्टोर बनाए होंगे तो हमारे एप्लीकेशन में अभी थोड़ी देर में एक अपडेट आ जाएगा, जो उसके बाद हमारा जो व्हाट्सएप का वर्जन हो जाएगा वो बीटा वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें उसको पब्लिक वर्जन में जाना है तो उसके लिए हमें पहले पुराने वर्जन को बीटा वाले का इंस्टॉल करके फिर से पब्लिक में जाना होगा। तो अगर आप बीटा टेस्टिंग करना चाहते हैं व्हाट्सएप की, तो ये लिंक हम आपको दे दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप यहीं पे जैसा कि हमने सर्च किया, सर्च करके आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बीटा टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लिए। सेम उसी तरह से टेलीग्राम की भी होता है, और लगभग सारे एप्लीकेशन का आप इसी तरह से बीटा टेस्टिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। और सेम उसी तरह एंड्रॉयड 13 का भी होता है, हम आपको ज़रा खोल दिए हैं तो वो भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड 13 बीटा सर्च करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड का बीटा प्रोग्राम भी आ जाएगा, जहाँ से सिर्फ अब ये एंड्रॉयड का जो बीटा प्रोग्राम होता है सिर्फ कुछ ही डिवाइसों के लिए उपलब्ध होता है, मतलब उनके जो पिक्सल डिवाइस होते हैं सिर्फ इन्हीं को ये बीटा प्रोग्राम में शामिल करते हैं और किसी डिवाइस को नहीं आता। देखिए व्यू एलिजिबल डिवाइस लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अबाउट बीटा प्रोग्राम है, यहाँ पे एनरोल करना होगा। यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन जो है ये ऑलरेडी बीटा टेस्टिंग के अंदर है, यहाँ पे देख के आ रहा है, आपको लिख के आ रहा है एंड्रॉयड 30 QPRA बीटा प्रोग्राम में है ऑलरेडी, यानी कि हम एंड्रॉयड 14 के बीटा प्रोग्राम में ऑलरेडी मेरा डिवाइस है। तो यहाँ पे एलिजिबल फ़ोन अगर आपके पास होगा तो इस तरह लिख कर आएगा, हम चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर लीव करेंगे तो हमें पूरा फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बीटा प्रोग्राम को जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिवाइस लग जाएगा, यहाँ डिवाइस पर जाएंगे तो आपको डिवाइस कौन कौन से डिवाइस इसमें सपोर्टेड है एंड्रॉयड प्रोग्राम में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटा के बारे में आप आई होप सब कुछ समझ गए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा। अगर आपको एंड्रॉयड का बीटा चाहिए तो उसके लिए आपको पिक्सल डिवाइस लेना पड़ेगा। बिना गूगल के पिक्सल डिवाइसों का आप एंड्रॉयड का बीटा यूज़ नहीं कर पाए। हालांकि कुछ डिवाइसें जो अदर कंपनियां बनाती हैं उनको भी वो बीटा टेस्ट के में आमंत्रित करते हैं, लेकिन उनको अपडेट बहुत देर में देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम यूज ओनली टू डिफरेंट सिंबल अपर रिपेंड, निम्न से किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल दो भिन्न प्रतीकों का उपयोग होता है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, फिर बाइनरी में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर सिस्टम उसमें दो ही डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो हमारा जो है जानते ही होंगे बाइनरी ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ दो ही लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो राइट आंसर होगा मैं बाइनरी। बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट होती है, 0 और 1, और हमारा कंप्यूटर सिर्फ यही भाषा समझता है, 0 और 1, और कोई भाषा उसको नहीं आती है, उसकी मैथ बड़ी कमज़ोर है। वाट इज़ द लेंथ ऑफ द IP4 एड्रेस। तो पिछले वाले वीडियो हमने IP6 की बताई थी, इस वाले में उसमें भी हमने बताई थी कि IP4 की जो लेंथ होती है वो 32 बिट की होती है और IP6 की 128 बिट की होती है। पॉज का अर्थ क्या है? तो पॉज हमारा एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होता है, ठीक है। एक तरह का डिवाइस होता है जिसको पॉइंट ऑफ सेल मतलब कि जहाँ पे हम सामान की खरीदारी करते हैं वहीं पे यूज़ किया जाता है। अब पॉज जो अलग अलग तरह के होते हैं, एक पॉज बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें वो बिल भी बना के दे देता है, पेमेंट भी कर देता है। लेकिन आज के टाइम पे छोटी छोटी आपको पॉज मशीनें दिख जाएंगी जो हाथ में लेके आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं, और पेट्रोल पंप पे और क्या कहते हैं मॉल में आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगी वो मशीनें। कैल्क स्प्रेडशीट में जब कोई नंबर टाइप करते हैं तो सेल का एलिमेंट क्या रहता है? देखिए एक्सेल और कैल्क दोनों सेम एक ही चीज़ जैसे ही काम करती हैं। तो अगर आप यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे तो वो हमारा जो है राइट में चला जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें देखिए कोई नंबर टाइप करेंगे तो राइट चला जाएगा, लेकिन अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा। हम आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो हमारे पास केल तो नहीं है पर हमारे पास एक्सेल है, और एक्सेल केल एक ही तरह काम करता है। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जैसे कि मैं GM लिखा है हिंदी में, तो देखिए इधर चला आया। लेकिन अगर मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली दूसरी साइड चला गया, जबकि हमने कुछ नहीं किया है, आपने खुद देखा। ये देखिए ये स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों में होता है। जब भी हम नंबर लिखते हैं तो नंबर जो है हमारा लेफ्ट साइड चला जाता है और वो राइट साइड चला जाता है, और जो टेस्ट होता है हमारा वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड चला जाता है। इसको हम सही कर सकते हैं। अब चाहे तो हम अगर एक ही साइड करना चाहें तो होम पे जाएंगे और यहाँ पे अलाइनमेंट जो है देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट है ये, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं नया टेक्स्ट लिखता हूँ तो क्या उसी डायरेक्शन में आएगा? नहीं आएगा।
अब अगर अगर हमें उसको नया एक ही डायरेक्शन में करना होगा तो हमें पहले इनको सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर होम पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो अब वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। हमने जितना सिलेक्ट करके किया है उसमें जो भी हम चीज़ें लिखेंगे वहीं पे जाएगा वो। लेकिन अगर उसके नीचे हम चले गए तो ये देखिए ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अब उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना याद रखिएगा, जब भी हम टेस्ट पे कोई टेस्ट में, तो याद रखिएगा जब भी हम केल्क में कोई भी सेल के अंदर कोई भी नंबर टाइप करेंगे तो राइट साइड चला जाएगा, और अगर हम टेस्ट टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड चला जाएगा जब भी हम इंटर दबाएंगे या फिर दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे। यूआरआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यूआरआई का पूरा नाम, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यूआरआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यूआरआई और यूआरएल दोनों याद करिएगा, दोनों का अलग अलग काम होता है। थोड़ा का नाम भी सिमिलर ही है। देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोनों का सेम काम होता है। दोनों का काम ही वेबसाइट के एड्रेस को ही हम यूआरएल और यूआरआई बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर उसका पूरा नाम होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे ये होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। चलिए अगले सवाल पे। तो ओलेस किस प्रकार की साइट है? तो ओलेस हमारी एक B2C है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर साइट। यहाँ पे कंपनी का कोई लेना देना नहीं रहता, कस्टमर ही अपनी आइट डालता है और कस्टमर ही दूसरे को ले जाके अपना सामान डिलीवर करता है और भेज देता है। और इससे बहुत सारे जो है फ्रॉड भी होते हैं। DES का पूर्ण रूप क्या है? तो DES का पूरा नाम होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। डाटा को किस तरह से इनकप्ट किया जाएगा उसका भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ये काम DES के अंदर ही आता है स्टैंडर्ड में। लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस टूल बार का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे देखिए ई गायब हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। विच टूल बार विल बी यूज टू इंसर्ट चार्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल। अगर हमें चार्ट इंसर्ट करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर में तो कौन से बार का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे? तो यहाँ पे हम जो है स्टैंडर्ड टूल बार का इस्तेमाल करेंगे चार्ट इंसर्ट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऐसे इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट और सर्वर? क्लाइंट और सर्वर के बीच में कौन सा माध्यम का कौन सा काम करता? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन केस क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर? अगर सर्वर क्लाइंट सर्वर से कोई रिक्वेस्ट करता है तो इनमें बीच का काम कौन करता है? कौन हमें क्लाइंट और सर्वर से जोड़ता है? सर्वर और क्लाइंट से जोड़ने का हमारा काम जो करता है वो करता है, वो करता है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। गलत है, अगर राउटर करता है। विच आर द फॉलोइंग, सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है? बीच में चलिए अगले सवाल पे आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए इंटरमीडियरी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन केस क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर? अगर कोई सर्वर से कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो इन दोनों सर्वर और क्लाइंटों के बीच में मध्यस्थ मतलब बीच का सर्वर कौन सा होता है? तो उसको जो सर्वर बीच का करते हैं उसको हम प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं। जब भी हम दो सर्वर के बीच डाटा कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं लेकिन हमारा सर्वर दोनों सर्वर से बीच में एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो उसके बीच में हमें एक प्रॉक्सी सर्वर लगाना होगा जिनकी मदद से दोनों सर्वर और क्लाइंट हमारे जुड़ जाएंगे और हम डाटा का आदान प्रदान आसानी से कर सकेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन द ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ MS DOS, विंडो, ओपरा या फिर लाइनक्स? तो हमारा जो है हमारा यहाँ पे ओपरा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है?
चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव असेंबलर सोर्स कोड। असेंबलर सोर्स कोड को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है? ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, पहली बार आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ACM। तो देखिए, जैसे कि हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं, हर फाइल को सेव करने के लिए उसका एक एक्सटेंशन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि MS वर्ड में सेव करते हैं तो DOC यूज़ करते हैं, अब तो DOCX यूज़ करते हैं। लिब्रे ऑफिस में ODT इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो होता है ODP होता है, और लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में ODS होता है। तो सबका एक्सटेंशन नेम होता है, जिससे हमें हमारे कंप्यूटर को पता चलता है कि ये फाइल जो है किस एप्लीकेशन के लिए बनाई गई है और किस एप्लीकेशन ने इसको सेव किया है। अभी देखिए अगला सवाल आ गया, डिजिटल लॉकर में NRI विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पंजीकृत कर सकता है कि नहीं? तो डिजिटल लॉकर में हमें अभी फ़िलहाल इंडियन मोबाइल नंबर ही उसमें इंटर कर सकते हैं। विदेशी मोबाइल नंबर का उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, और उसके लिए आपके पास एक वैलिड आधार नंबर भी होना चाहिए, तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक की राशि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो चेक की राशि को खाते में जमा करके कैश काउंटर से ATM द्वारा, या फिर A या B दोनों। तो ATM के द्वारा कैश चेक को नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ उसको दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो अपने खाते में उसको जमा कर लिया, फिर किसी उस बैंक के काउंटर से जाके आप उसको उतने अमाउंट का पैसा ले सकते हैं आसानी से। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे नीचे निम्न में से कौन सा होता है? तो विंडो एप्लीकेशन में सबसे नीचे कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉटम ऑफ द विंडो एप्लीकेशन। किसी विंडो एप्लीकेशन में सबसे नीचे हमारा स्टेटस बार होता है। अब सारे विंडो प्रोग्राम के अंदर नहीं होता, ज़्यादातर प्रोग्राम में होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऐप IRCT की रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया गया? तो IRCT अपना खुद का एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, जिसको IRCT रेल कनेक्ट ऐप बोलता है। तो याद कर लिया कि रेल कनेक्ट ऐप जो है IRCT का खुद का आधिकारिक ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप IRCT की लॉगिन भी कर सकते हैं, साइन अप भी कर सकते हैं, और यहाँ से रेल टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये आधिकारिक ऐप है, हालांकि थर्ड पार्टी सर्विसों से भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल अमेजन से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, और पेटीएम से भी कर सकते हैं, और फ़ोनपे से भी कर सकते हैं। लेकिन वो सारे पार्टनर हैं, और वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। PSTN का पूरा नाम क्या होता है? तो PSTN का पूरा नाम होता है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, PSTN का पूरा नाम होता है पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क। हालांकि अब तो टेलीफोन ही नहीं रह गए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। हालांकि पहले इस्तेमाल होता था, ये बहुत जगह पे इसको पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क बनाए जाते थे, जिनकी मदद से हम टेलीफोन से एक दूसरे से बात करते थे। अब तो मोबाइल आ गया है। यम पिन का पूरा नाम निम्न से क्या होगा? वाट इज़ द फुल फॉर्म इन द यम पिन? तो यम पिन आज के टाइम पे बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करते होंगे मोबाइल बैंकिंग के लिए, उनमें यम पिन का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ जगह पर ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको यम पिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसको बोला जाता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसे कि अभी अगर ICICI बैंक की मोबाइल बैंकिंग देखा जाए तो वहाँ पे यम पिन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक में देखेंगे तो वहाँ यम पिन बनाना पड़ता है आपको 6 नंबर का। उसी तरह IDBI में भी बनाना पड़ता है, यूनो में भी बनाना पड़ता है, और बहुत सारे बैंक हैं जो अभी भी यम पिन का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बैंक तो अब फिंगरप्रिंट ले लिए हैं यम पिन की जगह पे। निम्नलिखित में कौन सा मालवेयर नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट इज मालवेयर? तो यहाँ पे हमारा जो है एडवेयर मालवेयर है, स्पाईवेयर मालवेयर है। फार्मवेयर जो है मालवेयर नहीं होता, ये हमारे जो भी हार्डवेयर होता है उनका पहला सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि कोई भी हार्डवेयर अगर कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा, तो कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उसके अंदर खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है, जिसको हम फार्मवेयर बोलते हैं, या फिर बायोस बोलते हैं। यदि कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसको संस्थापित होना चाहिए। तो इनको हम थोड़ा एक पेज में कर देते हैं, सॉरी। हाँ, तो आ गया। यदि कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसी को संस्थापित होना चाहिए। तो इफ़ यू नीड डिवाइस सच एज ए प्रिंटर और स्कैनर इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर, द डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल बिफोर यू कैन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बफर होगा, ड्राइवर होगा, पेजेस होगा, या फिर सर्वर होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ड्राइवर। किसी भी प्रोग्राम को इस्तेमाल करने के लिए या फिर किसी भी नई हार्डवेयर को
सॉरी, किसी भी नए हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले उसका ड्राइवर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता था। हो किसी भी प्रोग्राम को सॉरी, किसी भी नए हार्डवेयर को अगर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करना है या फिर उसका यूज करना है, तो सबसे पहले उसका हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हालांकि विंडोज 7 के टाइम पे जब कोई भी सिस्टम या फिर प्रिंटर हम खरीदते थे, किसी भी नए हार्डवेयर को अगर हमें अपने कंप्यूटर से जोड़ के उसका इस्तेमाल करना होगा, तो हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने से पहले उसका ड्राइवर हमें अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना होगा। जितने भी नए हार्डवेयर हम मार्केट से खरीद के लाते हैं अपने कंप्यूटर के लिए, कीबोर्ड और माउस को छोड़कर, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले होते हैं, इनके लिए कोई सॉफ्टवेयर की या फिर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम प्रिंटर खरीद के लाते हैं या फिर स्कैनर खरीद के लाते हैं या फिर कोई और भी डिवाइस लाते हैं, तो उसका ड्राइवर हमें जो है डिब्बे के अंदर ही मिलता है। मतलब जो हार्डवेयर होता है उसके पैकेट के अंदर ही हमें उसकी ड्राइवर की सीडी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि अब तो इंटरनेट से आप उसको कुछ ही सेकंड में डाउनलोड कर सकते, पर विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विंडो 10 और विंडो 11 में सारे प्रिंटर जितने भी हैं वो सारे प्रिंटर के ड्राइवरों ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है खुद ब खुद इंटरनेट से, और काफ़ी सारे इंटरनेट के ड्राइवर उसके पास होता है। लेकिन विंडो 7 अगर आपके पास है तो आप कोई भी प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ड्राइवर डालना पड़ेगा। विंडो 10 में नहीं होता, विंडो 10 में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। बीपीएस का पूर्ण रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएस बिट पर सेकंड होता है, बिट पर सेक्शन होता है, बैंडविड्थ पर सेकंड होता है, बाइट पर सेकंड होता है। तो बिट बीपीएस का पूरा नाम होता है बिट पर सेकंड। तो हमारी इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो बिट पर सेकंड पे मिलती है, लेकिन हमें कंपनी लोग बाइट पर सेकंड बताती हैं। इसलिए अगर कंपनी लोग हमें बोलती है कि हमारे इंटरनेट की स्पीड 100 एमबीपीएस है, तो 100 एमबीपीएस नहीं, मेगा बाइट पर सेकंड वो बताती है। उसको जब 8 से भाग देंगे तो वो ऑलमोस्ट 10-12 की स्पीड आएगी, तो यानी कि वो 100 एमबी की स्पीड हमारी 12 एमबीपीएस हो, मेगा बिट पर सेकंड हो गई। यानी कि एक मिनट सेकेंड के अंदर आपके कंप्यूटर में 12 एमबी का डाटा आएगा और जाएगा। निम्नलिखित में मेमोरी में से किस में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता? कौन सी मेमोरी में डाटा जो स्टोर है उसको बदला नहीं जा सकता? तो यहाँ पे एक ही मेमोरी है जिसमें डाटा स्टोर करने के बाद बदला नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं रोम। क्योंकि रोम का पूरा नाम ही होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखे डाटा को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते। ओटीपी निम्न से किसका उदाहरण है? ओटीपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। अब देखिए 2FA भी यहाँ लिख के रहा है, इसको 2FA बोलते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ओटीपी जो होती है वो बैंक में ज़्यादा इस्तेमाल करती है ओटीपी, और जो 2FA होता है वो ज़्यादातर हमारे एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओटीपी के बाद भी कभी कभी 2FA इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी 2FA जो है ओटीपी के पहले भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही हाई लेवल का जो सिक्योरिटी फीचर है जो आजकल लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। खासकर अगर आप गूगल के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हर जगह 2FA लगा रहता है। अगले सवाल पे आते हैं। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है तो उसे दूसरों को भेजना होता है, तो यह क्या कहलाता है? अगर हमें कोई मेल मिला है और उसे हमें किसी और को भेजना है तो उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि वाट यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, फॉरवर्ड बोलते हैं उसको। जैसे कि व्हाट्सएप पे पहले कोई भी मैसेज आता था, कोई भी, तो उसको बहुत सारे लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी सारे मैसेज को फॉरवर्ड करने बाद व्हाट्सएप ने फीचर एक्टिवेट कर दिया है कि व्हाट्सएप के कोई भी मैसेज को सिर्फ 5 ही लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो, और फॉरवर्ड मैसेज के ऊपर फॉरवर्ड का लेबल भी लग कर आएगा। तो ये हमारे 46 क्वेश्चन थे टोटल, जो फरवरी एग्जाम में इनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप को आप आसानी से नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अभी ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का वीडियो हम शाम को और बनाएंगे, तो वो सारे अगर वीडियो आपको देखने हैं तो आप ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो पैक है हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लिए। 29 रुपीज़ का है हर महीने, मतलब कि पूरे महीने के लिए 1 रुपये पर डे आपको लगेगा, तो आप उससे आसानी से देख सकते हैं। और अगले वीडियो की क्लास जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो हम रात में या फिर कल सुबह लाएंगे, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2 वीडियो हम डेली लाएंगे, एक फ्री रहेगी, एक पेड रहेगी। तो अगर आप पेड वाला लेंगे तो आपको दोनों मिलेगा, अगर फ्री वाला रहेंगे तो सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन आपको दोनों में इंपॉर्टेंट सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। हालांकि मॉक टेस्ट थोड़े लिमिटेड रहेंगे। आप
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और जिनका कल पेपर होने वाला है या फिर जो एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं किए हैं, आसानी से जाके आप नाइलेट की वेबसाइट पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। सभी का एडमिट कार्ड आ गया है। और जनवरी में जो लोग भी एग्ज़ाम दिए थे उनका सर्टिफिकेट भी आ गया है, और अब डाउनलोड भी होने लगा, तो आप जाके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहिए, आप हमारी सिटी सुल्तानपुर में रहते हैं, तो आप आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको 50 रुपये पे करना होगा और सर्टिफिकेट एक दिन बाद आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा।